मोहन दौड़ता हुआ बाकी भाइयों के पास गया और उन्हें ये बात बताई। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ। मजाक कर रहा है क्या तू? बापू ने कभी ऐसी बात नहीं की। अरे मैंने अपने कानों से सुना। बुखार में इंसान सच बोलता है, झूठ नहीं। बापू के दादा ने कहीं खजाना गाड़ा था खेत में, यही तो बापू बड़बड़ा रहे थे। अगर सच में खजाना है तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। अब खेती वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर खजाना है कहाँ? ये तो बापू ने बताया ही नहीं। पूरा खेत 20 बीघा है, ढूंढेंगे कहाँ? चारों भाई इस रात देर तक बैठकर मंसूबा बनाते रहे। पहली बार बरसों बाद चारों भाइयों में कोई एक बात पर इत्तेफाक हुआ, मगर मेहनत के लिए नहीं, लालच के लिए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही चारों भाई कुदाल और फावड़े लेकर खेत की तरफ चल पड़े। बरसों बाद ऐसा हुआ था कि चारों एक साथ अपनी मर्जी से खेत में उतरे हों। पूरब वाले हिस्से में कुदालें चलने लगी। मिट्टी नरम थी, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। चारों भाई कतार दर कतार जमीन खोदते गए और जहां कुदाल रुकती वहां फावड़ा चलता। दोपहर तक आधा खेत पलटा जा चुका था। भाई मोहन, तुझे यकीन है कि बापू ने यही कहा था? इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। हाँ यार, मैंने अपने कानों से सुना। खजाना जरूर है, बस जगह सही से याद नहीं आ रही। चल अब उस नाली के करीब देखते हैं। सूरज सर पर आ गया, मगर भाइयों के हौसले में कमी नहीं आई। लालच ने उनके अंदर एक ऐसी ताकत जगा दी थी जो बरसों की नसीहतें न जगा सकी थी। रामू, जो कभी दोपहर तक बिस्तर से नहीं उठता था, अब दोपहर की तेज धूप में कुदाल चला रहा था और उसे एहसास तक नहीं था कि कितना वक्त गुजर गया। अजीब बात है, मैं कभी इतनी देर तक काम नहीं कर पाया, मगर आज थकन के बावजूद कुछ अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है। शाम ढलने तक खेत का बड़ा हिस्सा खुदाई से पलट चुका था। चारों भाई मिट्टी में लथड़े, हाथों में छाले लिए, मगर दिलों में एक अजीब सा जोश लिए घर लौटे। रास्ते में गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देखा। ये तो रामू, श्यामू, मोहन और सूरज हैं, खेत में काम करते। ये तो कभी नहीं देखा। सूरज तो ढल गया और ये अभी तक खेत से लूट रहे हैं। घर पहुंचकर भाइयों ने पानी पिया। थकन से चोर जिस्म लेकर आंगन में बैठ गए। बल्दियों काका, जो अब बिस्तर पर बैठने के काबिल हो चुके थे, खिड़की से मुस्कुराकर ये मंजर देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो कई महीनों से गायब था। मेहनत का बीज बो दिया है मैंने, बस अब फसल उगने का इंतजार है। खुदा करे ये मेहनत उन्हें उनके असल खजाने तक पहुंचा दे। अगले कई दिन यही सिलसिला चलता रहा। हर सुबह चारों भाई सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाते और हर शाम थके हारे मगर उम्मीद से भरे घर लौटते। एक हफ्ते के अंदर पूरा 20 बीघा खेत खोद डाला गया था। हर कोना, हर गोशा, बरगद के नीचे से लेकर पुराने कुएं तक, नदी के किनारे से लेकर मगरबी हद तक, सब कुछ उल्टा पलटा जा चुका था। मोहन भाई, पूरा खेत खोद डाला, 1 रुपया भी नहीं मिला। क्या तूने सच में सही सुना था? हाँ यार, मैंने अपने कानों से सुना। खजाना जरूर है। भाइयों, एक बात कहूं, खजाना मिले या ना मिले, मगर मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि हमने कुछ किया है, अपने हाथों से कुछ बनाया है। ये एहसास अजीब है, मगर बुरा नहीं। तो भी यही सोच रहा था। मैं तो सोच रहा था कि इतनी मेहनत पहले क्यों नहीं की। इसी शाम, जैसे कुदरत भी उनकी मेहनत का इनाम देना चाहती थी, आसमान पर घुने बादल छा गए। हवा में मिट्टी की वो महक फैल गई जो बारिश के आने की निशानी होती है। गांव के बुजुर्ग बाहर निकल आए, आसमान की तरफ देखने लगे। इस साल की पहली अच्छी बारिश होने वाली है। जिसने भी अपना खेत तैयार कर लिया, उसकी किस्मत जाग उठेगी। इस रात जोरदार बारिश हुई। गंगा किनारे बसे रामपुरवा गांव में हर तरफ पानी की आवाज गूंजने लगी। बल्दियों काका अपने कमरे में लेटे खिड़की से बाहर देख रहे थे। बारिश की बूंदें शीशे पर टकरा रही थी। शुक्र है मालिक, बारिश आ गई, और वो भी ऐन वक्त पर, जब खेत बिल्कुल तैयार था।
अगली सुबह चारों भाई आंखें मिलते हुए उठे। बाहर का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनका पूरा खेत जो दिनों की खुदाई से नर्म और पलटा हुआ था, अब बारिश के पानी से सैराब, ताज़ा और जरखेज नजर आ रहा था। जमीन से एक मखसूस खुशबू उठ रही थी, बारिश के बाद मिट्टी की वो महक जो हर किसान के दिल को छू लेती है। देखो तो पूरी जमीन कैसे चमक रही है। हमने पलटी थी खजाने की तलाश में, मगर बारिश ने जूना बना दिया। शायद यही खजाना था मोहन। जमीन जो हमने अपने हाथों से तैयार की, बारिश ने उसे कीमती बना दिया। इसी वक्त गेवेन पंडित वहां से गुजर रहे थे। खेत की हालत देखकर रुक गए और दीवार के पास खड़े होकर भाइयों को मुखातिब किया। वाह भाई वाह, पूरे गांव में सबसे पहले तुम्हारा खेत तैयार हुआ है। इधर तो अभी लोगों ने हिल जोतना शुरू ही नहीं किया और तुमने पूरा खेत पलट दिया। अब फौरन बीज डालो, इस साल सबसे पहले तुम्हारी फसल तैयार होगी। पंडित जी, हमें लगता था खजाना जमीन के नीचे है, आप कह रहे हैं खजाना ऊपर उगेगा? बेटा, सबसे बड़ा खजाना तो मेहनत ही है। जो जमीन तुमने इतने दिनों में तैयार की है, वही अब तुम्हारे लिए सोना उगलेगी। बस बीज डालने में देर न करो। पंडित जी की बात भाइयों के दिल को छू गई, मगर उस वक्त वो उसे मुकम्मल तौर पर समझ न पाए। लालच का नशा अभी पूरी तरह उतरा नहीं था। उस दिन दोपहर को चारों भाई घर के आंगन में बैठे, बीज की बोरियां सामने रखे, सोच विचार में मसरूफ थे। भाइयों, खजाना तो नहीं मिला, मगर खेत तैयार है। अब अगर बीज ना डाला तो ये मेहनत जाया जाएगी। चलो फसल बो देते हैं। हाँ, मुझे भी लगता है। वैसे भी हमारे हाथ अब खुदाई के आदी हो चुके हैं। बीज डालना कौन सा मुश्किल काम है। मगर खजाने का क्या? शायद हम गलत जगह खोद रहे थे। इस रात चारों भाई बल्दियू काका के कमरे में गए, जो अब सेहत याबी की तरफ गामजन थे। बापू, हमने खेत कुछ काम किया है, क्या अब बीज बोने का वक्त हो गया है? बेटा, बारिश के बाद जितनी जल्दी बीज डालो उतना अच्छा। कल सुबह ही शुरू कर दो। कौन सा बीज लेकर आए हो? बापू, आपके पुराने गोदाम में गंदम का बीज रखा था, वही ले आए हैं। अच्छा किया। कल सुबह जल्दी उठकर बोना शुरू कर देना। वक्त पर बोया गया बीज ही अच्छी फसल देता है। अगली सुबह पहली बार चारों भाइयों ने अपनी मर्जी से, बगैर किसी डांट टिपट के, सूरज निकलने से पहले बीज बोना शुरू किया। खेत में कतार दर कतार बीज पड़ते गए और साथ ही उनके दिलों में भी एक नई उम्मीद के बीज बोने लगे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीने में। जमीन से नन्हे नन्हे हरे पौधे सर उठाने लगे। चारों भाई अब रोज सुबह खेत का चक्कर लगाते, जूड़ी बोटियां निकालते, पानी का इंतजाम करते। उनके हाथों की नरमी अब सख्ती में बदल चुकी थी और चेहरों पर धूप की झलक ने एक नई चमक भर दी थी। देखो रामू भाई, कैसे नन्हे पौधे मिट्टी चीर कर निकल रहे हैं। अजीब सुकून मिलता है ये देखकर। हाँ श्यामू, और मुझे याद ही नहीं कि आखिरी बार मैंने ताश कब खेला था। अब तो सुबह जल्दी आंख खुद ही खुल जाती है, खेत का ख्याल आता है। मोहन, जो कभी शहर में बड़े बड़े ख्वाब देखता था, अब खेत की मिट्टी में हाथ डाले बीज के फूटने पर खुश होता। सूरज, जो बहाने बनाने में माहिर था, अब खेत की रखवाली के लिए सबसे पहले पहुंचता। मोहन भाई, आज मैंने परिंदों को फसल से दूर भगा दिया। सुबह 4 बजे से यहाँ बैठा हूँ। वाह सूरज, तू बदल गया है यार। पहले तो सूरज निकलने के बाद भी नहीं उठता था। गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि बल्दियो काका के चारों बेटे रातों रात बदल गए हैं। लोग हैरत से ये मंजर देखते और सरगोशियां करते। पंडित जी, ये क्या मौजज़ा हुआ? रामू तो सुबह जल्दी उठने से कतराने वाला लड़का था, आज देखो कैसे खेत में पसीना बहा रहा है। रघुनाथ, बाज दफा इंसान को सही रास्ते पर लाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। खजाने की तलाश ने उन्हें मेहनत का मजा चखा दिया। अब देखना, यही मेहनत उनकी जिंदगी बदल देगी। महीने गुजरते गए और इसके साथ ही बल्दियो काका की सेहत में भी बेहतरी आती गई। अब वो लाठी के सहारे चल फिर सकते थे और अक्सर शाम को खेत की मीड़ पर बैठकर अपने बेटों को काम करते देखते। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान सुर्खी माइल हो चुका था, बल्दियो काका खेत की मीड़ पर बैठे थे। रामू उनके करीब आकर बैठ गया। बापू, एक बात पूछूं?
आपने वाकई बुखार में खजाने की बात की थी? बल्दियो काका कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता से मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा सच पूछो तो मुझे याद नहीं कि मैंने क्या कहा था। बुखार में इंसान कभी कभी वो बातें भी कह जाता है जो उसके दिल की गहराइयों में छुपी होती हैं। मतलब बापू? मतलब ये कि शायद मेरा दिल हमेशा से यही चाहता था कि तुम चारों भाई इस जमीन से जुड़ जाओ, उसे अपना समझो। खजाने की बात ने तुम्हें खेत तक पहुंचा दिया और खेत ने बाकी काम खुद कर दिया। तो क्या आपने जानबूझकर, बापू, आपने हमें बहलाया? बेटा, जिस बाप के बेटे नसीहत से ना समझे उसे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ता है। मैंने सिर्फ इतना कहा था जो तुम्हारे दिल में लालच जगा सके, और लालच ने तुम्हें खेत तक पहुंचा दिया। बाकी काम तो मेहनत और मिट्टी ने खुद कर दिया। तुमने जितनी देर खजाना ढूंढा उतनी देर में पूरा खेत तैयार हो गया। यही तो असल खजाना था। रामू कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर उसने अपने बाप के पैरों में सर रख दिया। बापू, माफ कर दीजिए, हमने आपको कितना दुख दिया। आप अकेले खेत में मेहनत करते रहे और हम आराम करते रहे। बेटा, जो गुजर गया सो गुजर गया। अब देखना है कि आने वाला वक्त कैसा होता है। अगर तुम चारों इसी तरह मेहनत करते रहे तो ये खेत कभी किसी सेठ के हाथ नहीं जाएगा। इस रात रामू ने बाकी भाइयों को भी बापू की बात बताई। पहले तो सब हैरान हुए, फिर शर्मिंदा, और आखिर में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ। तो बापू ने हमें चालाकी से काम पर लगा दिया, हमें तो पता भी नहीं चला। चालाकी नहीं श्यामो, ये मोहब्बत थी। एक बाप की मोहब्बत जो अपने बेटेटों को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे लगता है असल खजाना हमें मिल ही गया है। न सोना न चांदी, बल्कि वो आदत जो हमें अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से और अपने बापू से जोड़ गई। चारों भाई इस रात देर तक बातें करते रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि उनकी बातों में लालच, बहाने या सुस्ती नहीं थी, बल्कि शर्मिंदगी, मोहब्बत और एक नया अज़्म था। दिन गुजरते गए और फसल बढ़ती गई। गंदुम के हरे पौधे अब कमर तक ऊंचे हो चुके थे और हवा में लहराते हुए ऐसे लगते जैसे सब समंदर हो। चारों भाई अब बाकायदगी से खेत की देखभाल करते, कभी पानी देते, कभी जुड़ी बोटियां निकालते, कभी कीड़ों से फसल बचाने की तदबीरें करते। एक दिन अचानक टिड्डी दिल का खतरा मुंडलाने लगा। गांव में अफरा-तफरी मच गई। सैनो सब लोगों, पड़ोसी गांव से खबर आई है कि टिड्डी दिल का होल इस तरफ बढ़ रहा है। अगर फौरन इंतजाम ना किया तो सारी फसलें तबाह हो जाएंगी। मोहन, जो कभी मुश्किल वक्त में सबसे पहले भाग जाता था, इस बार सबसे आगे आया। पंडित जी, हम मिलकर ढोल, थालियां और धुआं इस्तेमाल करेंगे। टिड्डियां शोर और धुएं से दूर भागती हैं। चलें, सब अपने अपने खेतों की तरफ चलें। पूरा गांव रात भर जागता रहा। बर्तन बजाए गए, अलाव जलाए गए और भाइयों ने अपने खेत के चारों तरफ धुआं करके हिफाजती हिसार बना दिया। सुबह तक टिड्डी दिल का होल सिमत बदल कर दूसरी तरफ निकल गया। रामपुरवा की फसलें बच गईं। भाइयों, हमने कर दिखाया, फसल बच गई। इस रात थकन के बावजूद चारों भाइयों के चेहरों पर एक फख्र था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। दूसरी तरफ रामलाल सेठ को जब मालूम हुआ कि बल्दियों काका के बेटे बदल चुके हैं और फसल शानदार होने वाली है, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो जमीन हड़पने का ख्वाब देख चुका था और अब वो ख्वाब बिखरता नजर आ रहा था। ये क्या हो गया? मैंने सोचा था बुड्ढा मर जाएगा या जमीन गिरेवी चढ़ जाएगी और ये निकमा खानदान तबाह हो जाएगा, मगर ये तो उल्टा मजबूत होते जा रहे हैं। सेठ जी, फिक्र ना करें, कर्ज की मियाद तो नज़दीक आ रही है। अगर वक्त पर पूरा कर्ज सूद समेत ना चुकाया तो ज़मीन हमारे हाथ आ जाएगी। हाँ, यही सही है। और अगर ये फसल काटने से पहले ही मैं कोई बहाना ढूंढकर कर्ज वापस मांग लूं तो? अभी तो फसल तैयार भी नहीं हुई, उनके पास पैसे कहां से आएंगे? अगले दिन सेठ खुद बल्दियों काका के घर पहुंचा। बल्दियों भाई, माफ करना, मगर मेरे कुछ और कारोबारी मामलात की वजह से मुझे फौरी तौर पर रकम की जरूरत है। क्या तुम अगले महीने तक कर्ज वापस कर सकते हो? सेठ जी, मुआहदे के मुताबिक तो अभी 6 महीने बाकी हैं। फसल अभी पक नहीं रही। रेकमेंड कहाँ से लाऊंगा?
मायदा तो यही कहता है कि अगर साहूकार को कभी भी रकम की जरूरत पड़े तो मकरूज को अदायगी करनी होगी। ये शर्त तो खुद तुमने मानी थी, वरना जमीन गिरवी रखनी होगी। हाथ में पुराना बही खाता लिए बल्दियो काका का चेहरा फक पड़ गया। उन्हें याद आया कि कर्ज लेते वक्त मजबूरी में उन्होंने ये शर्त भी मान ली थी, जिसकी तरफ उन्होंने इस वक्त ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। इस शाम चारों भाई घर लौटे तो बापू को परेशान देखा। माजरा मालूम हुआ तो घर में सन्नाटा छा गया। बापू, फसल तो अभी 2 महीने बाद कटेगी, इतनी जल्दी रकम कहाँ से आएगी? बापू परेशान मत हो, अगर सेठ को रकम चाहिए तो हम कुछ और रास्ता निकालेंगे। हम अब पहले जैसे नहीं रहे। अगले दिन रामू और मोहन गांव के मुखिया गोविंद पंडित के पास गए। पंडित जी, सेठ ने वक्त से पहले कर्ज मांग लिया है, हमें कुछ रास्ता चाहिए। ये सेठ की पुरानी चाल है बेटा, वो ऐसा कई किसानों के साथ कर चुका है। मगर घबराओ मत, गांव की पंचायत में ये मामला उठाते हैं। अगर तुमने फसल की हिफाजत के लिए इतनी मेहनत की है तो गांव तुम्हारा साथ जरूर देगा। गोविंद पंडित ने पंचायत बुलाई। गांव के बुजुर्ग, किसान और रामलाल सेठ खुद भी वहां मौजूद थे। रघुनाथ ने सबसे पहले बात शुरू की। सेठ जी, पूरे गांव ने देखा है कि बल्दियों के बेटों ने कितनी मेहनत की है, फसल भी अच्छी होने वाली है। आप अचानक वक्त से पहले कर्ज क्यों मांग रहे हैं? ये तो सरी नाइंसाफी है। मुआहदा तो मुआहदा है, मुझे मेरा हक चाहिए। सेठ जी, मुआहदे में ये भी लिखा है कि अगर मकरूज फसल की कटाई तक वक्त मांगे और सूद जारी रखने को तैयार हो तो साहूकार इनकार नहीं कर सकता। क्या ये सही नहीं? पंचायत में मौजूद एक बुजुर्ग ने पुराना मुआहदा निकाला और शर्त पढ़कर सुनाई। सेठ का झूठ पकड़ा गया। गांव वालों के दबाव में आकर सेठ को फसल की कटाई तक इंतजार करने पर राजी होना पड़ा। ठीक है, फसल कटने तक इंतजार करूंगा, मगर एक दिन की भी ताखीर नहीं चलेगी। पंचायत के फैसले के बाद भाइयों ने सिक का सांस लिया, मगर साथ ही ये भी जान लिया कि अब कोई कोताही गवारा नहीं की जा सकती। फसल की हिफाजत और निगहदाश्त में उन्होंने कोई कसर न छोड़ी। रोजाना सुबह सवेरे चारों भाई खेत पहुंच जाते। रामू पानी के निजाम की देखभाल करता, श्यामू जुड़ी बोटियां निकालता, मोहन खाद का इंतजाम करता और सूरज परिंदों और जानवरों से फसल की हिफाजत करता। एक दिन दोपहर को जब चारों भाई खेत में काम कर रहे थे, बल्दियो काका लाठी के सहारे वहां पहुंचे। फसल की सुनहरी बालियां हुआ में झूम रही थीं। जिसकी तलाश में तुमने पूरा खेत खोद डाला था, ये सुनहरी बालियां देखो, इससे बड़ा खजाना इस दुनिया में कोई नहीं। बापू, अब समझ आया कि आप हमेशा क्यों कहते थे कि जमीन ही सब कुछ है। ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारी मेहनत का आईना है। हुआ में लहराती फसल दूर तक फैली सुनहरी चादर की तरह लग रही थी। बल्दियो काका की आंखों में सावित्री की याद भी तैरने लगी, जैसे वो भी कहीं दूर से ये मंजर देखकर मुस्कुरा रही हो। सावित्री, देखो, हमारे बेटे संभल गए हैं, हमारी जमीन बच गई और हमारा खानदान भी। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। गांव भर में कटाई का मौसम शुरू हो चुका था और बल्दियो काका के खेत में सबसे पहले कटाई शुरू हुई, क्योंकि उनकी फसल सबसे पहले तैयार हुई थी। सुबह सवेरे गांव के कई लोग मदद के लिए पहुंचे। जैसा कि गांव की रिवायत थी, ढोल की थाप पर कटाई का आगाज हुआ। दरातियां चलने लगी और सुनहरी बालियां कट कट कर ढेर बनने लगी। बापू देखिए, पूरा गांव हमारी फसल काटने आया है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। दिन भर की मेहनत के बाद शाम तक खेत बालियों से खाली और गोदाम अनाज से भर चुका था। गांव के बुजुर्गों ने फसल की मिकदार देखकर तारीफ की। रघुनाथ, ये सिर्फ बेटों की मेहनत नहीं, ये मिट्टी की बरकत है। जिस जमीन को तुम अपना खून दो, वो कभी खाली हाथ नहीं लुटाती। अनाज बाजार में फरोख्त होने के बाद बल्दियो काका और चारों बेटे रकम की थैली लेकर रामलाल सेठ की दुकान की तरफ चले। सेठ, जो उम्मीद कर रहा था कि शायद इस बार भी खानदान कर्ज न चुका पाएगा, उनके हाथ में भरी थैली देखकर हैरान रह गया। बल्दियो भाई, ये तो पूरे पैसे ले आए। हाँ सेठ जी, असल रकम और आपका सूद भी, एक एक पाई गिन लीजिए, अब ये हिसाब बराबर हुआ। रामू ने आगे बढ़कर बही खाता मांगा और खुद अपनी आंखों से हिसाब चेक किया।
कोई कमी बेशी न पाकर सेठ को दस्तखत करना पड़ा कि कर्ज मुकम्मल तौर पर चुका दिया गया है। सेठ जी, अब हमारी ज़मीन पर आपका कोई हक नहीं रहा और आइंदा भी हमें उम्मीद है कि हमें कभी आपके कर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर निकलते ही चारों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बल्दियो काका की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई। मेरी जमीन, मेरे बाप दादा की निशानी, हमेशा के लिए महफूज हो गई। कर्ज चुकाने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गोविंद पंडित ने खुशी में गांव में एक छोटा सा मेला मनाने का ऐलान किया, जिसमें पूरा गांव शरीक हुआ। आज हम सिर्फ बल्दियो काका की खुशी नहीं मना रहे, बल्कि उस सबक को याद कर रहे हैं जो उन्होंने अपने बेटों को सिखाया। मेहनत ही वो खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता और जिसे कोई चुरा नहीं सकता।